नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी के विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न मुद्दों को, जितने भी टॉपिक है उसको एक एक करके बारी बारी से देख रहे हैं। इसके साथ ही हमारा एक नया सीरीज भी स्टार्ट हुआ है, जिसके अंतर्गत जैसे ही हम किसी टॉपिक को ख़त्म करते हैं, तुरंत ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो घटना चक्र में दिए गए हैं उसको हम तुरंत ही सॉल्व करवाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, या रेलवे, या एसएससी, जिसमें जीएस पूछा जाता है जिस किसी एग्जामिनेशन में, वो हर एक वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पॉलिटी लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने देख लिया है नीति निर्देशक तत्व। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि भाग 4 के अंतर्गत 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, भाग 4 को ही। भाग 4 को हमने देखा, भाग 3 में मौलिक अधिकार था, अब भाग 4 को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो भाग 4 में एक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी है। भाग 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी और नीति निर्देशक तत्व दोनों भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, परंतु जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 51A में है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में विभिन्न तथ्यों को हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मूल कर्तव्य जो है हमारा वो संविधान के भाग 4 क में है। भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व हमने देख लिया, ध्यान रखिएगा। सॉरी, उस समय भाग 4 बोल दिए, भाग 4 नहीं, भाग 4 क में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व था, तो भाग 4 क में एक ऐड किया गया, वो क्या है? मूल कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ऐड किया गया। आपको एक चीज बता दें, कभी भी अगर क, ए, बी, सी, डी इस तरीके का कुछ आता है तो आप वहां पे ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि वो संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। तो यहां भी भाग 4 क में ऐड किया गया है और 51 क में ऐड किया गया है। इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। कभी भी अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में था? तो नहीं, मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो सवाल आएगा कि कब जोड़ा गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो अब देखिए, कोई भी ऐड किया जाता है, कोई भी चीज ऐड या उसको हटाया जाता है तो उसके लिए एक कमेटी गठित होती है। तो किस कमेटी के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। किसके अनुशंसा पे? सरदार स्वर्ण सिंह के कमेटी के अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 में एक भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, आइए इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ तथ्यों को समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास अधिकार मिल गए, मौलिक अधिकार मिल गए। ठीक है, जो हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल दिया जाता है। उसके बाद सरकार के लिए कर्तव्य मिल गया कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए ऐसे काम करे, ये व्यवस्था करे, वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत मिल गया। तो क्या मनुष्य को सिर्फ अधिकार मिले, उसका कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें भी तो होनी चाहिए जो अपने नैतिकता के आधार पर करे, और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए मूल कर्तव्य का पदार्पण हुआ। एक कहावत भी है, एक कहा भी जाता है कि अगर आपके पास अधिकार विहीन कर्तव्य हैं तो वो निरर्थक हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको कर्तव्य दे दिया गया, क्या दे दिया गया? कर्तव्य दे दिया गया कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आपको ये करना चाहिए, आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आपको स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहिए, ये सब आपको एक कर्तव्य दे दिया गया। लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं है तो आप बिना अधिकार के उस कर्तव्य का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो इसलिए कहा जाता है कि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध है। अधिकार के बिना कर्तव्य बेकार है और कर्तव्य के बिना अधिकार बेकार है। अर्थात अगर अधिकार नहीं है तो कर्तव्य निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, और कर्तव्य नहीं है तो वो अधिकार निरंकुश हो जाता है। जैसे अगर मुझे ताकत दे दिया जाए, सिर्फ अधिकार का मतलब क्या होता है? शक्ति। अगर मुझे शक्ति दे दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या, और कर्तव्य नहीं हो तो क्या हम निरंकुश नहीं बन जाएंगे? ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अलग सी चीजें हैं। तो इसलिए हमारे संविधान सभा की जब बातें चल रही थी तो वहां पर भी कुछ इस तरीके के बात आया था कि कुछ इस तरीके का मैटर होना चाहिए कि एक न्यायालय में परिवर्तन होना चाहिए और एक व्यक्ति का नैतिकता होना चाहिए। लेकिन उस समय इसको नहीं लाया गया। बाद में इसका आधार स्वर्ण सिंह कमेटी बना, जिसके सुझाव पर इसे लाया गया। चलिए,
सबसे हम देख ही लिए कि मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसे जोड़ा गया है 1976 में है। कभी भी कोई पूछे कि मूल संविधान में ये था, तो नहीं, ये नहीं था। एक और चीज है कि मूल कर्तव्य को कहां से लाया गया है, अर्थात कौन से संविधान से मूल कर्तव्य को कॉपी किया गया है, या कह सकते हैं कि वहां से लिया गया है। तो ये जो है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमने बता ही दिया। इसमें जब 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस समय टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मूल कर्तव्य। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में टोटल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। हम इसे देखेंगे कि 11वां जो है वो कब आया। तो 11वां सबसे लास्ट में 86वें संविधान संशोधन के समय आया। इसके बारे में हम नीति निर्देशक तत्व में भी चर्चा कर चुके हैं, मौलिक अधिकार में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया है। तो कुछ चीजें हो गई क्या? सबसे पहले भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे लागू किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में एक 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड करके 11 कर दिया गया है। इसमें एक चीज और देख लीजिए, ऐसा नहीं है मूल कर्तव्य अगर कोई पालन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट आप न्यायालय जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार पालन नहीं करते थे तो उसके अगेंस्ट न्यायालय जाते थे, तो इसमें मूल ये नीति निर्देशक तत्व जैसा ही प्रवृत्ति रखता है। इसकी प्रकृति कैसी है? नीति निर्देशक तत्व जैसा। अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसमें देखेंगे कुछ कानून है जिसमें आपको मूल कर्तव्य के नहीं पालन करने पर आपको सजा का भी प्रावधान दिया गया है वहां पे, ठीक है। तो अगर जैसे मूल कर्तव्य आ गया और मान लिया जाए कि हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है, और अगर हम आदर नहीं करते हैं तो न्यायालय नहीं जाया जा सकता, तो वैसे में क्या हो गया? हमारे कर्तव्य तो विहीन बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं रह गया। इसी कारण इसे व्यंग के रूप में भी बताया जाता है कि ये निरर्थक घोषणा है। व्यंग करके ये बोला जाता है कि मूल कर्तव्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको कर्तव्य दिया गया और वो आप अगर किसी कारणवश कर्तव्य नहीं करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, कोई आए तो पैर छूकर प्रणाम करो। अब मान लिया जाए कि कोई हमारे यहाँ अतिथि आए और हम उनको आदर नहीं किए और उनका प्रणाम नहीं किए, तो हमारी माँ क्या करती है? कान ऐंठती है और कान पकड़ के दो तमाचा लगाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो कर्तव्य है और अगर हम कर्तव्य नहीं किए तो हमें सजा दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, इसलिए व्यंग रूप में इसे बोल दिया जाता है कि भाई ये निरर्थक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। और हाँ, इससे संबंधित आप याद रखिएगा एक लाइन कि बर्मा कमेटी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बर्मा कमेटी किस चीज से रिलेटेड था, तो बर्मा कमेटी मूल कर्तव्य से रिलेटेड था। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कौन कौन मूल कर्तव्य है। टोटल जो हमने देखा कि 11 मूल कर्तव्य है, तो वो 11 मूल कर्तव्य हमारा क्या क्या है उसे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। उसे अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। मूल कर्तव्य का मतलब है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए, ना कि विदेशी के लिए है। यह ध्यान रखिएगा, ये भारत के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि ये 11 चीज़ का पालन करें। वो हम लोग देखते हैं वो 11 क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा जो मूल कर्तव्य है वो है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। बात आगे समझ में कि भारत के जो संविधान दिए गए हैं उस संविधान का पालन करना चाहिए हमें, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगीत के बारे में नहीं बताया गया। राष्ट्रगीत क्या है आप कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो अगर राष्ट्रगान का हम अनादर करते हैं तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य का हनन है। वहाँ पे मौलिक कर्तव्य है हमारा कि हम राष्ट्रगान का आदर करें, लेकिन अगर राष्ट्रगीत का आदर नहीं करें तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। उसका आदर करें न करें कोई नैतिकता, कोई बाध्यता नहीं है, वो सिर्फ हम अपने नैतिकता के आधार पर कर सकते हैं। इसी कारण कई बार कंट्राडिक्शन हो जाता है कि राष्ट्रगीत को लोग आदर नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान की बात की गई है कि इसका आदर करना चाहिए, ठीक है। ये पहला, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए और उसे पालन करना चाहिए। अर्थात आपको पता है कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलामी रहा, ब्रिटिश यहाँ पर शासन करते रहे, तो उसके बाद हमारे जो देश हैं वो स्वतंत्र हुए हैं। तो ऐसे में जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, उनकी जो भी प्रेरणा थी, उनके जो आदर्श थे, उन सभी चीज़ों को हमारे हृदय में संजोए रखना है और उनके प्रति आदर का भाव रखना है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या जितने भी चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना, जितने भी लोग थे, उन सभी के आदर्श को हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनको आदर करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। कहने का मतलब कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ही कर्तव्य होगा ना कि भारत को हम एक बनाए रखें, भारत की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं कि भारत को तोड़ दें। भारत आज जैसे आप देखते हैं कि हर जगह दंगा फसाद, पता नहीं क्या क्या होते रहता है, लोग अपने ही देश को तोड़ने में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, बात आ रही समझ में? यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कई बार ऐसा होता है कि अगर सरकार आपको आह्वान करती है, बोलती है कि आप आइए, आप अपना योगदान दीजिए देश रक्षा के लिए, तो वैसे कंडीशन में हमें देश रक्षा के लिए आगे भी बढ़ना चाहिए और हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। जैसे रिसेंटली आप न्यूज़ सुने होंगे कि कम से कम 3 साल तक हर एक नागरिक को सेना में नौकरी करना होगा। अगर ये होता है, अगर ऐसा प्रोविजन लाया जाता है, तो हर एक व्यक्ति को ये भारत माता की सेवा के लिए 3 साल तक हम सैनिक सेना में ज्वाइन करें। ठीक है, तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, यह भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरीके से हम जन्म लेते हैं तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी तरीके से हमें देश की भी रक्षा करनी चाहिए। आप एक कहावत भी सुने होंगे, जननी जन्मभूमि सचा स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब कि जननी और जन्मभूमि जो हमारा देश भारत है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आप समझ लीजिए, अगर इस हिंदू धर्म में इसे ये बताया गया है कि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो इसका मतलब इसकी कितनी सेवा होनी चाहिए और कितनी आदर होना चाहिए, आप ये समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व, भातृत्व नहीं है, भातृत्व, भातृत्व मतलब भाईचारा, समरसता मतलब एक, हर किसी में प्रेम मिलाप, हार्मोनी। तो हर एक लोगों में समरसता और समान भातृत्व की निर्माण करना चाहिए। आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम या इस तरीके के या दूसरे जाति से कास्टिज्म की बातें नहीं होनी चाहिए, और आपस में मेल मिलाकर साथ हमें रहना है, ताकि हम भारत को एक विश्व गुरु बना सकें। कर्तव्य का मतलब यही है कि हम अपने भारत को एक आदर्शतम रूप पर ले जा सकें। चलिए नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। मतलब हमारी जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा अभी तक रही है, हजारों साल की पुरानी संस्कृति जो हमारी रही है भारत की, उसे हम समझें, उसके महत्व को समझें और उसकी रक्षा करें। ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यह नहीं है कि विदेशी मॉड्यूल के आधार पर हम चलें और अपनी संस्कृति को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि आज देख रहे हैं। आज हमारे ऊपर वेस्टर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया है और हम अपने संस्कारों को, अपने संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, उसका संवर्धन। बात सही है, अगर पर्यावरण हमारा अच्छा होगा, उसकी रक्षा करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, विभिन्न जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर काम करेगा, जैव विविधता बेहतर रहेगा और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आपको पता ही है कि पेड़ लगाने ये सबसे बहुत बेहतर रहता है। हमारे ऑक्सीजन, जो अभी पॉल्यूशन हो रहा है, वो सारा वृक्षारोपण से ख़त्म हो जाता है। जो जितने भी पॉल्यूशन है, ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसकी संवर्धन करना चाहिए। एक और है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना चाहिए। देखिए, संविधान सभा के लोग तो इसको ऐड नहीं किए, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया चीज़ें इसमें ऐड की गई। बोला गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करिए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित क्या करना है, क्यों करना है? क्योंकि आज सारी दुनिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके अपने आप को ऊपर हाई लेवल पर ले जाती है। तो भारत के भी जितने भी भारतीय लोग हैं, उनका भी कर्तव्य होना चाहिए कि एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू एक नए ज्ञान की, नए ज्ञान, नए चीज़ों को सीखे और अर्जन करें, जिससे भारत का जो विकास हो वो चहुमुखी विकास हो।
जैसे आप देखते हैं अभी हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम भी बहुत बेहतर ढंग से चलता है, रक्षा कार्यक्रम भी बहुत बेहतर ढंग से चलता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत आगे चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी भारत का सर्विस सेक्टर में बहुत योगदान है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा साइंटिफिक अप्रोच बहुत काम कर रहा है, तो उसे और भी ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। हमारी जितनी भी सरकारी संपत्ति है सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक का मतलब जिस पर सभी लोगों का समान अधिकार हो, जैसे रेलवे, ठीक है ना, बस स्टैंड, ये सब जितने भी है, बैंकिंग, ये सब जितने भी है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो है वो सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आता है। तो इसे सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे सीएए बिल के विरोध में यूपी में, उसके बाद दिल्ली में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाता है। तो ये गलत चीज़ें हैं। ये एक नागरिक होने के नाते हम किसका हानि कर रहे हैं, हम किसको घाटा पहुंचा रहे हैं, हम भारत देश को घाटा पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हड़ताल, विरोध बिल्कुल होना चाहिए, बहिष्कार, सब कुछ होना चाहिए, पर अपने सार्वजनिक संपत्ति को, ये हमारा ही तो संपत्ति है, इसे कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के चाहिए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। और एक हमारा लास्ट है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ध्यान रखेंगे। इसे पहले क्या था, इसमें देखिए 86वें संविधान संशोधन में 3 बातें ऐड की गई। सबसे पहला आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के है तो उसका मौलिक अधिकार है कि उसे फ्री, ठीक है ना, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो इसके लिए कौन प्रबंध करेगा, तो राज्य प्रबंध करेगा। तो ये मौलिक अधिकार में पहला चीज ऐड कर दिया गया। दूसरा जो एडिशन हुआ वो हुआ आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्व में था, इसको चेंज किया गया। पहले था कि 0 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के लिए राज्य जो है वो शिक्षा का व्यवस्था करे और उनका लालन पालन की व्यवस्था करे, लेकिन अब इसे चेंज करके, चूंकि 6 वर्ष से 14 वर्ष मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो अब इसमें चेंज करके बता दिया गया कि 0 वर्ष से, मतलब जन्म से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा व उसकी जितने भी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति के लिए सरकार कदम उठाएगी। तो ये नीति निर्देशक तत्व हो गया। इसके अलावा अब देखिए राज्य तो कर ही रही है, राज्य एक तो बच्चों को अधिकार दे दी, दूसरा राज्य व्यवस्था करने के लिए भी अपना नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया। अब इसमें यह था कि क्या गार्जियन का कर्तव्य नहीं होना चाहिए, पेरेंट का कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि वो भी बच्चों के प्रति कुछ अपना कर्तव्य रखें। तो इसके लिए ऐड किया गया 51 क के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य था उसके 11वां सब आर्टिकल को ऐड किया गया। इसमें लिखा गया कि जो भी माता पिता हैं या जो भी पेरेंट हैं वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, इसे फ्री शिक्षा का तो अरेंजमेंट मूल अधिकार में कर दिया गया, तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें कि अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो वो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारा 11 मौलिक कर्तव्य देख लिया हमने। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके आदर्श को हृदय में संजोए रख करके उसे पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा भी किए जाने चाहिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए, हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझ करके उसका रक्षा भी करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी, उसका संवर्धन करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, किसी भी हिंसा गतिविधि से दूर होना चाहिए हमें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र को उत्कर्ष की ओर अर्थात आगे बढ़ाने में हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और लास्ट 11वां है कि माता पिता या संरक्षक को चाहिए कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। यह कर्तव्य है। अब यहाँ पे देखिए जो मूल कर्तव्य है वो व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं,
हर एक व्यक्ति को जिस तरीके से मौलिक अधिकार व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए गए थे, उसी प्रकार से मूल कर्तव्य जो है वो व्यक्तिगत रूप से एक कर्तव्य प्रदान किया गया कि आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना चाहिए। जिस तरीके से हम देखे थे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को बताता है कि सरकार जी आपका ये कर्तव्य है, आप ये काम कीजिए, उसी तरीके से ये नागरिकों को बताता है कि आपका ये कर्तव्य है। तो कोई पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, तो सरकार का कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आम नागरिकों का कर्तव्य है। अब इसमें एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो भाई, इसमें तो लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का आदर करें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश के सेवा करें, भातृत्व की भावना का विकास करें, पर्यावरण की रक्षा करें, बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, मान लीजिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब वैसे कंडीशन में क्या होगा? क्या मुझे छोड़ दिया? अगर हम राष्ट्रध्वज का अनादर करते हैं तो क्या हमें छोड़ दिया जाएगा? आपके दिमाग में सवाल आ सकता है ना। तो देखिए, नियमतः तो यही है कि अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक अधिकार संसद को हमेशा प्रदान किया गया है कि अगर संसद को लगे तो मूल कर्तव्य के लिए कोई कानून बना सकती है, और अगर उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसे सजा दिया जा सकता है। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए कानून बनाया गया है, फिर उसके बाद आपके पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है, संपत्ति के सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया गया। आप रिसेंटली आप सुने होंगे कि यूपी में जो दंगा हुआ, तो यूपी में दंगा होने के बाद वहाँ के योगी सरकार ने ये आदेश दिया कि जिस दंगाइयों ने सारा सार्वजनिक संपत्ति का हनन किया है या उसे किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया है, तो उससे उसका भरपाई करवाया जाए। तो बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये संसद, ये स्वतः लागू नहीं होता, बल्कि संसद अगर किसी भी मूल कर्तव्य के प्रति कानून बना दे, जैसे कल संसद एक कानून बना दे कि अगर कोई भी गार्जियन जो अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अगर शिक्षा प्रदान करने में असफल होते हैं या नहीं करवा पाते हैं तो उनके लिए 5 साल का सजा होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा, भले उसका कर्तव्य है, इसके लिए संविधान में कोई उचित व्यवस्था या दंड नहीं दिया गया, लेकिन अगर संसद कानून बना दे तो आइए वैसे ही कुछ कानून को देखें क्या कानून है। तो देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है मूल कर्तव्य के संबंध में किए गए सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास किस लिए किए जाते हैं कि अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपना मूल कर्तव्य करने में अक्षम रहे और वो राष्ट्र हित के लिए जरूरी हो, तो वहां पर उसको दंड दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, समय समय पर न्यायालय भी बताते रहा है कि भाई मूल कर्तव्य के लिए आपको कोई ना कोई प्रयास किया जाना चाहिए। तो न्यायालय के साथ साथ संघ और राज्य सरकार भी कई नियम और कानून बनाई है जो मूल कर्तव्य को लागू करते हैं। जैसे देख लेते हैं, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत हमारा पहला सब आर्टिकल में दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, भारतीय ध्वज संहिता 2002। ये क्या लाया गया? भारतीय ध्वज संहिता कानून बनाया गया। इसके तहत बोला गया कि भारतीय संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का अगर अपमान किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। ये इलीगल, यहाँ पर अपमान को रोक लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक नियम बना करके संसद जो है इसके अपमान पर, अब हम अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि हर एक सिनेमा हॉल में कोई भी अगर मूवी स्टार्ट होती है, कोई सिनेमा स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले राष्ट्र गान चलेगा वहां पर, जनगण मन, और उस दौरान हर एक लोगों का कर्तव्य होगा कि वो अपने सीट से खड़ा होकर के राष्ट्रगान का आदर करें। और जब राष्ट्रगान चलता रहेगा उस समय स्क्रीन पे भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। यह ध्यान रखिएगा, भारत का क्या लहराता रहेगा? तिरंगा लहराता रहेगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने देश के प्रति प्रेम और प्यार बढ़ाने के लिए लोगों के लिए बहुत सारी उपबंध करते रहा है, और ये रिसेंटली ऐसा व्यवस्था किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड जो कहते हैं, आईपीसी की धारा। तो आईपीसी की धारा 153 के तहत राष्ट्रीय एकता को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात वो एक तरह से क्राइम है और इसके लिए कोर्ट में सजा का प्रावधान किया जा सकता है। बात आ रही समझ में? ठीक है। उसी तरीके से हमने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में ये व्यवस्था किया कि सिनेमा हॉल के शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण किया जाएगा और वहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं वो इसके सम्मान में खड़ा हो जाएंगे। यह अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रगान के दौरान जो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना भी आवश्यक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं
सरकारी प्रयास किए और कोर्ट के द्वारा भी प्रयास किया गया। बात आ रही समझ में? आई होप आप ये सब चीज़ों को समझने में सक्षम हो रहे होंगे। तो ये आपको देखिए, इसमें जनरली जो हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ये होता है कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, किसके समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को लाया गया, कौन से संविधान संशोधन में लाया गया, उसके बाद इसमें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड किया गया। और आपको कई बार ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रध्वज की रक्षा करना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता का कर्तव्य है कि उसका लालन पालन करे, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, कौन मूल कर्तव्य है, इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता है मूल कर्तव्य में जो है वो 0 से 6 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ये कुछ बहुत माइनर एरर होते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा और 2-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो हम आपको एश्योर करते हैं कि आप मूल कर्तव्य के एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, मूल कर्तव्य का सबसे बड़ा महत्व क्या है, इसे लाने की क्या जरूरत थी, क्यों लाया गया। तो ये नागरिकों में अनुशासन का भावना पैदा करता है। अनुशासन कहने का मतलब कि अगर हम मान लिया जाए कि मूल कर्तव्य नहीं हो तो हमारे मन में क्या रहेगा कि चलो किसी सार्वजनिक संपत्ति का क्षरण भी, उसका हनन भी कर दिया है, उसको नुकसान भी पहुंचा दिया तो कोई बात नहीं, संविधान तो इसके बारे में कुछ कहता ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि नहीं, भाईचारा की व्यवस्था करते हैं, पर्यावरण को रक्षा करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। क्या बनाता है? किसी भी व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो सबसे पहले तो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जगाता है। दूसरा है राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान, त्याग की भावना। उसमें बताता है कि अगर जरूरत पड़े तो आप राष्ट्र के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इन सब भावनाओं को पैदा करता है। यह एक सचेतक है। सचेतक कहने का मतलब आपको सचेत करता है कि आपको ये करना चाहिए। आपका देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति एक कर्तव्य है। जैसे अगर कोई माँ बाप है, कोई माँ बाप सोचे कि हम अपने बच्चे को न पढ़ाएं, ठीक है, तो क्या संभव है कि अपने बच्चे को न पढ़ाए? ठीक है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो सचेत करता है कि नहीं, हमारे बच्चों के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति भी कोई कर्तव्य है, हमारा पर्यावरण के भी प्रति कोई कर्तव्य है। तो इस तरह से एक सचेतक के रूप में यह कार्य करता है। आपको एक चीज भी बताए कि मूल कर्तव्य ऑटोमेटिक लागू नहीं होता है, बल्कि इसके लिए नियम बनाए जाते हैं संसद द्वारा या राज्य विधान पालिका द्वारा। इसके लिए नियम बनाया जाता है। ये कोई नियम द्वारा, विधि द्वारा लागू किए जाते हैं और इसके पूर्ण होने पर या असफल होने पर संसद द्वारा उचित दंड और सजा का भी प्रावधान किया जा सकता है। जैसे आप रिसेंटली देखें कि यूपी में योगी सरकार ने बोला कि जो भी सरकारी संपत्ति का जितना भी नुकसान हुआ है तो दंगाई से इसका वसूल करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को अधिकार है, संसद को या राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वो इसके लिए कोई कानून बना सकती है। ठीक है, और एक और चीज, चूंकि इसका जो भले ही संशोधन के बाद आया लेकिन इसको संविधान में महत्व प्रदान किया गया, ऐसा नहीं है, ये संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया, इसलिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य आपस में संतुलित होते हैं। अगर हमारे पास मूल अधिकार भी है तो हमारे कर्तव्य भी हैं। तो आई होप आप इन सारी तथ्यों को समझने में सफल हुए होंगे और हमारा आशा है कि आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। तो चलिए, एक शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से आप पढ़ाई पर लगे रहिए। अब इसके बाद हमारा मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो अभी तुरंत इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए। बीपीएससी स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक किसी विधान में क्या दिया गया है, हमारे अधिकार क्या क्या है, सरकार का क्या कर्तव्य है, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कैसे कार्य करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।